नमस्कार। मई से मई का जो करंट अफेयर चल रहा है उसकी अगली कड़ी आईआर हम लोग कर रहे थे, और बहुत जो दूसरे सब्जेक्ट हैं हमारे अदर जो फैकल्टीज़ हैं वो कर रही हैं, समीर सर हैं वो कर रहे हैं। और आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर से आए हैं, ज़रूर देखिए और यहाँ से प्रश्न आएंगे। और ये एक जो सीरीज़ है, इससे पहले का आप वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये उसी कड़ी में, उसी सीरीज में अगली कड़ी है। आईआर मैं पहले ही कर देता हूँ, और मई टू मई मतलब मई 2023 से लेकर के मई 2024 के बीच जितने भी अंतर्राष्ट्रीय इशू हैं उसी को देखता हुआ यह पूरा का पूरा सेशन है। एमसीक्यू फॉर्म में चल रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बोथ इंडिया एंड रसिया आर पार्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब रसिया और हम दोनों कहाँ कहाँ पर हैं। तो पहला है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC। दूसरा है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, बिल्कुल। तीसरा है G20 और चौथा है ब्रिक्स। तो जान लीजिए, इसमें चारों में, चाहे वह INSTC हो, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो, संघाई आप जानते हैं, G20 हो या ब्रिक्स हो, इन सभी में भारत और जो रसिया है वो दोनों है। यहाँ पर एक बात नया आया है, वो देख लीजिए, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। जैसे कि अभी यदि किसी को भारत से, जैसे मुंबई से किसी को जाना है यूरोप तक, तो आप कैसे जाइएगा? आप ऐसे जाइएगा, फिर यहाँ से होते हुए स्वेज कैनाल से होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ जाना पड़ेगा। खासकर इस क्षेत्र में जाना हो तो आप क्या कीजिएगा? मान लो कि आपको रसिया वाले इस क्षेत्र में जाना हो, तब आप क्या करेंगे? इस क्षेत्र में जाना हो तो इसके लिए आपको फिर वही वाला अपनाना होगा। तो यही है आपका नॉर्थ। इसमें क्या होगा कि यहाँ से निकल करके, यहाँ से सी रूट से होते हुए ईरान, अजरबैजान, यहाँ पर होते हुए और फिर आगे आप रसिया होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसी को कहा जाता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लाइन है जो अभी चलता हुआ जा रहा है। ये इससे काफ़ी समय की बचत भी होगी और चीज़ें बहुत आसानी से पहुँच सकेगा। यहाँ पर द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ये 7,200 किलोमीटर जितना लंबा है। मल्टी मॉडल नेटवर्क है, जिसमें शिप भी होगा, रेल भी होगा, रोड भी होगा, सब कुछ मिला करके है। ये इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रसिया और सेंट्रल एशिया और यूरोप से संबंधित है। यानी सेंट्रल एशिया के भी कुछ देश होंगे और यूरोप के, जो यूरोप यदि पहुंचेंगे तो वहां पर भी कुछ होंगे। तो इन सबको मिलाने वाला यह है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रसिया होते हुए, सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप जाने के लिए। ठीक है, आगे चलिए। अगला जो प्रश्न है, जरा देखा जाए। द ज्वाइंट स्टेटमेंट हॉरिजॉन 2047 mark the 25th एनिवर्सरी ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन। मतलब एक संयुक्त वक्तव्य है, हॉरिजन 2047। यह दो देशों के बीच, या भारत दो देशों के बीच की रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ पर यह वक्तव्य आया है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो जान लीजिए, यह इंडिया और फ्रांस के बीच का है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। हॉरिजन, ये जो हॉरिजन 2047 है, ये 25th एनिवर्सरी जो इंडिया और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसी को ले डाउन करने वाला है। और इसमें बातें यह है कि ले आउट द रोड मैप ऑफ द बायलैटरल रिलेशन टिल 2047। ठीक है, एक तरह से ये लेआउट करेगा कि कैसे कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है 2047। आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द प्रेजेंट UN Genocide Convention, the genocide means which of the following acts committed on a nation, ethnical or religious group। मतलब वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र नरसंहार सम्मेलन में नरसंहार का अर्थ किस राष्ट्रीय, मतलब नेशन के लिए भी है, राष्ट्रीय या जातीय या धार्मिक समूह पर किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? किन कार्यों को आप जेनोसाइड में मानेंगे अकॉर्डिंग टू UN जेनोसाइड कन्वेंशन? पहला है
causing serious bodily और mentally harm to member of the group। मतलब समूह के सदस्य को गंभीर शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाना। तो ये बिल्कुल सही है, चाहे वह किसी एक देश के लिए हो या किसी जातीय समूह के लिए हो या किसी धार्मिक समूह के लिए हो। यदि आप उसको मेंटली या बॉडली आप हार्म करते तो वो आएगा। दूसरा है imposing measures intended to prevent birth within the group। मतलब समूह के भीतर जन्मों को रोकने के लिए उद्देश्य से किए गए उपाय। मतलब जानबूझकर आपने उनका, मान लो किसी को आपने उसका नसबंदी करना शुरू कर दिया, तो ये भी आप उसमें आएगा। मतलब आप किसी और का नहीं कर रहे हैं, केवल आप उनका कर रहे हैं, तो ये जरूर आएगा। अगला देखते हैं। चलिए अगले में आए। तीसरा, फोर्सिबली ट्रांसफरिंग चिल्ड्रन ऑफ द ग्रुप टू अनदर ग्रुप। मतलब समूह के बच्चों को जबरन दूसरे समूह में हस्तांतरित करना, यह भी आएगा, तीसरा भी। चौथा, जानबूझकर जीवन की सामूहिक परिस्थितियों को भड़काकर उसका भौतिक विनाश करना। जानबूझकर जीवन की सामूहिक परिस्थितियों को भड़काकर उसका भौतिक विनाश करना, यानी डिबरेटरी आप चाहते हैं कि उनका जो भौतिक जो सामूहिक परिस्थिति है उसमें आप भड़का दीजिए, उनका भौतिक विनाश कर दीजिए। तो ये सभी चारों चीजें आती है, ध्यान रखेंगे इसमें। और यहाँ पर ये सब चीजें आपको लिखी हुई हैं। द यूएन कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द, इसको पूरा नाम है यूएन कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। इसके अंतर्गत में ये आता है। ये सभी चीजें इसमें लिखी हुई है। जितनी बातें मैंने कही उसको ध्यान से आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। यानी केवल उस क्वेश्चन के आप केवल लाइनों को देख लीजिए, आपका काम चल रहा है, क्योंकि सभी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन जरा आते हैं 4th नंबर पर। 4th है बोआओ फोरम। द बोआओ फोरम ऑफ एशिया इज चाइनास इक्विवेलेंट ऑफ। मतलब बोआओ फोरम जो एशिया का है वो चाइना के समकक्ष है। किसका? एक चाइना के समकक्ष एक कार्यक्रम चल रहा है। इसका उत्तर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। याद रखेंगे, विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा ये चल रहा है। क्या? तो बोआओ फोरम ऑफ द एशिया, ठीक है। ये इसका किसका है ये इनिशिएटिव? ये इसका वर्ल्ड, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए। द बोआओ फोरम ऑफ एशिया इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक गैर लाभकारी संगठन है दैट होस्ट हाई लेवल फोरम्स ऑफ द लीडर फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें हाई लेवल के लोग आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, बिजनेसमैन हो, एकेडमिक इन द एशिया एंड अदर कॉन्टिनेंट टू शेयर देयर विजन ऑन द मोस्ट प्रीजिंग इश्यूज इन दिस रीजन एंड वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है। याद बात समझ सकते हैं, ये बेसिकली इकोनॉमिक फोरम का है। BFA इज अ मॉडल्ड ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडेड एनुअली इन दावोस। इसका प्रत्येक साल जो सम्मेलन होता है या कहा जाए वो दावोस में होता है, वहीं पर इसका है, ये एनुअली मिलते हैं। तो याद रखेंगे ये बेसिकली किस चीज़ से संबंधित है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से है। इसमें बहुत सारे जो विश्व जगत के सरकारी जगत के लोग, बिजनेसमैन लोग, एकेडमिक के लोग एशिया के और अदर कंट्रीज के सम्मिलित होते हैं, है ना। और वह इस क्षेत्र के विकास के लिए या कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। आगे अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, जरा देखा जाए, वो यह है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग से संबंधित है। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम द ओशियन बिलो 200 मीटर इज कॉल्ड डीप सी माइनिंग। मतलब समुद्र से 200 मीटर नीचे खनिज संसाधनों का जो निकालना होता है वह ये कहलाता है, क्या कहलाता है? गहरे समुद्र खनन में रखा जाता है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दूसरा है डीप सी कंजर्वेशन Coalition DSSC is an initiative of International Seabed Authority ISA that safeguard deep sea ecosystem। मतलब सिंपल सी बात है कि यह जो है द डीप सी कंजर्वेशन जो कॉलिशन है, यानी गहरे समुद्र संरक्षण जो गठबंधन है, यह बेसिकली किसके अंतर्गत में आएगा? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण
यानी आईएसए के अंतर्गत में एक पहल है, तो यह बिल्कुल गलत है, आईएसए में नहीं आता है यह, इसको समझिए। अगला प्रश्न पाते हैं। इंडिया हैज बीन ग्रांटेड 2 एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी आईएसए सो फार, वन ऑफ पॉलीमेट्रिक मॉड्यूल्स एंड अदर वन इज पॉलीमेट्रिक सल्फाइड्स। मतलब भारत को अब तक आईएसए से 2 अन्वेषण की अनुमति मिल चुकी है, एक पॉलीमेट्रिक नॉड्यूल्स के लिए और दूसरा पॉलीमेट्रिक सल्फाइड के लिए। तो बिल्कुल सही है, ये 2 बातें सही है, ये गलत है जो बीच वाला इसने कहा आईएसए के अंतर्गत में यह है। यहां पर जान लीजिए वो यह है, 1 मिनट, हाँ, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल, यहां पर ध्यान दें, हाँ, according to the International Union of Conservation of the Nature IUCN, the extraction of the mineral resources from the ocean below 200 meters is called deep sea mining। तो deep sea mining ये है, ये इसके द्वारा कहा गया है, इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा IUCN के द्वारा। डीप सी कंजर्वेशन कॉलिशन एंड इनिशिएटिव formed in 2004 to safeguard deep sea ecosystem, ये 2004 में आया था। इंडिया हैज बीन ग्रांटेड 2 एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द आईएसए, वन पॉलीमेट्रिक नॉड्यूल्स के लिए, दूसरा पॉलीमेट्रिक सल्फाइड के लिए। तो इस बात को ध्यान में आपको रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न पर। वैक्सीन सेफगार्ड नेट यानी VSN रिसेंटली जो न्यूज़ में, ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये याद रखेंगे WHO का इनिशिएटिव है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह इनिशिएटिव है। देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं, जरा समझने लायक, जरा देखिए। द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट, जिसको कहा जाता है THIP, ध्यान से रखेंगे, द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट THIP, अ हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ये क्या है? एक हेल्थ प्लेटफॉर्म है इंडिया में, हैज ज्वाइन, ये ज्वाइन किया है किसको? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैक्सीन सेफगार्ड नेट, इसको ज्वाइन कर लिया है जनवरी के महीने में। और जो क्या है? अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वेबसाइट प्रोवाइडिंग ट्रस्ट वर्दी वैक्सीन सेफ्टी इंफॉर्मेशन। तो इस बात को आप जान लीजिए और समझ लीजिए, यही बात मेन था, ठीक है। आगे आइए, यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है जो VSN है, इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वेबसाइट दैट प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन वैक्सीन सेफ्टी। ये आपको वैक्सीन सेफ्टी के बारे में रिलायबल जानकारी देगा। भारत ने इसको ज्वाइन कर लिया है। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाई बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। भारत और इजिप्ट के बीच में जो टाई हुआ है उसके बारे में, जो इजिप्ट के बारे में, भारत और इजिप्ट के बीच में जो समझौते हुए हैं उसके बारे में क्या सही है उसको देखना है। पहला है कि दोनों देशों ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, फ्रेंडशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो याद रखिए ये बिल्कुल सही है, दोनों ने एक दूसरे मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, तो ये लाइन बिल्कुल सही है। इंडिया सपोर्टेड इजिप्ट ड्यूरिंग द स्वेज कैनाल क्राइसिस। भारत ने इजिप्ट का समर्थन किया था स्वेज नहर संकट के दौरान, तो ये भी सही है। तीसरा, बोथ कंट्री आर द फाउंडर मेंबर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी नैम, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है जो 1961 में स्टेब्लिश हुआ था, ये दोनों ही संस्थापक सदस्य हैं, तो ये भी सही है बिल्कुल। चौथे पर आते हैं, दोनों देश G77 का भी मेंबर है, बिल्कुल सही बात, दोनों देश G77 के और दक्षिण दक्षिण सहयोग के पहल का हिस्सा है, और साथ ही साथ साउथ साउथ कॉपरेशन का भी, इनिशिएटिव का भी हिस्सा है, तो बिल्कुल सही। इसका उत्तर हो जाएगा D, ऑल 4 आर राइट। ओके, आगे याद रखें दोनों देशों के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी जो हुई थी 1955 में हुई थी, ठीक है। इंडिया ने स्वेज कैनाल क्राइसिस जो 1956 में हुआ था उसको इंडिया ने क्या किया था? मदद किया था। 1961 में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ था, मैंने बाकायदा कहा, उसका वो फाउंडर मेंबर रहा हुआ। आगे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है CBAM, समटाइम्स जो न्यूज़ में है, वह किसका इनिशिएटिव है? तो वह है बेसिकली यूरोपियन यूनियन का, याद रखेंगे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये 2021 में आया था, इसको समझ लीजिए, यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2021 में आया था। इसमें सिंपल सी बात है कि हम टैरिफ इम्पोज करेंगे, हम आप पर सीमा शुल्क लगाएंगे
जो भी कार्बन इंसेंटिव इंपोर्ट होगा, मतलब जो कार्बन जैसा यूरोपीय देश को लगेगा, जो भी देश को लगेगा कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव है ना प्रोडक्ट है, मतलब उसके बनने से बहुत सारा कार्बन निकला होगा, तो ऐसे प्रोडक्ट पर हम क्या करेंगे, टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, और ऐसे सारे इंपोर्ट्स को और कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर ये लगेगा, चाहे वो इंपोर्ट कंपनी हो, ईयू के इंपोर्टर्स हो, चाहे कोई और कंपनी हो, उन सबको पैसा देना पड़ेगा भैया, टैरिफ देना पड़ेगा। उसी का नाम है ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, याद रखिएगा। आगे दूसरा, अगला प्रश्न, सॉरी अगला प्रश्न पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। आंतरिक शिकायत समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैसे ये आईआर का नहीं है, लेकिन आ गया तो कर लेते हैं। आंतरिक जो बेसिकली आंतरिक जो शिकायत समिति है, यह बेसिकली आप जान लीजिए सभी मंत्रालय और विभाग में इसकी स्थापना की गई है कि महिलाओं के खिलाफ जो खासकर वर्क प्लेसेस पर जो क्या कहता है उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, उसकी रोक के लिए सभी डिपार्टमेंट को कहा गया है कि भैया आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी इज मैंडेटरी बाय द लॉ अंडर द 2013 प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पोश एक्ट। मतलब आंतरिक शिकायत समिति का गठन 2013 के यौन उत्पीड़न रोकथाम जो एक्ट आया था, पॉश अधिनियम के तहत कानून के तहत अनिवार्य है। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत में सभी को इसी एक्ट के द्वारा ये जो समिति बनाई गई, कहा गया कि प्रत्येक को समिति बनानी पड़ेगी, इसी एक्ट के द्वारा किया गया। ये एक्ट कब का है? 2013 का है। आगे देखिए, ये बिल्कुल सही है। एज पर लॉ के अनुसार जो इंटरनल कंप्लेंट समिति है, यानी कि जो आंतरिक शिकायत समिति है, उसमें मिनिमम 4 मेंबर का रहना जरूरी है और जिसमें आधा कम से कम विमेन हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, अ फंक्शनल इंटरनल कंप्लेंट कमिटी इज वन ऑफ द की कंडीशन टू सेट अप by the Ministry of Sport to grant annual recognition of the National Sport Federation। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, एक कार्यात्मक आंतरिक शिकायत समिति राष्ट्रीय खेल महासंघों को वार्षिक मान्यता प्रदान करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रमुख शर्त में से एक है। भैया करना पड़ेगा, सबको करना होगा, जो जो कर रहा है सबको स्टेब्लिश करना पड़ेगा, खेल छोड़िए सबको करना है। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। जितने भी क्या कहता है, यदि आपको रिकॉग्निशन चाहिए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, तीनों सही है। यहाँ पर जान लीजिए जो बातें क्लियर है, जो आपको बताया गया वह यही है कि मैंने जैसा कहा था कि ये मैंडेटरी कमेटी है, दैट एवरी एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट विद इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन। सभी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने संगठन में, कोई भी संगठन हो, सभी के लिए अनिवार्य है कि इसको एक इंटरनल कंप्लेंट समिति का गठन वो करना मैंडेटरी है, याद रखेंगे। और ये किस एक्ट से आया है? वही पॉस एक्ट जो 2013 का है, उसी के अंतर्गत में ये आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, वो यह है इसका आने का जो मकसद है, डिजाइन है, की एलिमेंट इज नीडेड टू क्रिएट अ सेफ वर्क प्लेस इन्वायरमेंट फॉर वुमेन। यानी कि वर्क एक की इसका जो नीड है, उसका सिंपल सा मानना है कि जो मुख्य तत्व है कि सेफ। अभी थोड़ा सा माइक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो चलिए मैं जिसको मैं कर रहा था मैं उसी को दोबारा बता देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि आपसे कि ये जो बेसिकली कमेटी जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, या मैंडेटरी है, सबको करना पड़ेगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, सभी ऑर्गेनाइजेशन को ये बनाना पड़ेगा, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे मंत्रालय हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, बनाना होगा। और एक बात ये भी जान लीजिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सबको करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मैंने जैसे कहा कि 2013 का जो पॉस एक्ट है उसके अंतर्गत में ही आया था। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, इसका केवल और केवल मोटो ये है कि वर्क प्लेस को सेव करना है फॉर वुमेन्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे मिनिमम 4 मेंबर का रहना जरूरी है, जिसमें एटलीस्ट हाफ वुमेन्स होंगे। लेकिन याद रखिएगा, उसमें से भी एक मेंबर ऐसा होगा, चाहे वह मैन या वुमेन में से, जो एक्सटर्नल मेंबर होगा, चाहे वह हो सकता है कोई एनजीओ का हो, कोई अदर एसोसिएशन का हो, या कोई महिलाओं के लिए कुछ काम करता हो, ऐसा कुछ हो, या हो सकता है वो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड इशू को बहुत अच्छा जानता हो, या कोई लॉयर हो।
है ना, कोई एक वकील टाइप का हो, एडवोकेट हो, तो याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बड़ा रोचक सा प्रश्न है, जरा देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट द बॉर्डर प्रोग्राम TIWB। पहला है, ध्यान सुनेंगे, द टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट द बॉर्डर प्रोग्राम इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। बिल्कुल गलत। टैक्स डेवलपमेंट विदाउट द बॉर्डर जो कार्यक्रम है, यह विश्व बैंक और विश्व आर्थिक सहयोग विकास संगठन का बीच का एक प्रयास नहीं है, बल्कि यह बेसिकली UNDP का है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ ही साथ ये OECD मिला हुआ। ठीक है, यहां पर याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड एज अ पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन। भारत इसमें भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है। बिल्कुल सही बात। तीसरा बात है, इट विल फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ टैक्स ऑडिट नॉलेज एंड स्किल टू डेवलप कंट्रीज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यह विकासशील देशों के कर प्रशासन को और कर लेखा ज्ञान और कौशल के हस्तांतरण को सुविधा प्रदान करेगा। तो ये बिल्कुल सही है, ये और ये सही है। ये भैया बिल्कुल गलत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये बेसिकली एफर्ट किसका, UNDP एंड OECD का। ठीक है, आगे चलिए। और इसकी जो स्थापना भी हाल ही में की गई थी, लॉन्च किया गया था इसको सेंट लूसिया में, याद रखेंगे। आगे प्रश्न पर आते हैं। अगला चौथा प्रश्न अगला है कि भारत ने सालिबर ट्रीटी विच इज रिगार्डिंग द कंट्रीज एंगेजमेंट विद द आर्कटिक रीजन, भारत ने इसको साइन किया हुआ है। यानी भारत ने सलवार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जो आर्कटिक क्षेत्र में देश के जुड़ाव से संबंधित है। जो भी आर्कटिक क्षेत्र में रिसर्च वगैरह देश कर रहे हैं, सबका एक संधि हुई है, सलवार संधि। भारत उसमें हस्ताक्षर करता देश है। बिल्कुल सही। मैत्री भारत का एक आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है। गलत। मैत्री भारत का आर्कटिक नहीं है, बल्कि भैया ये अंटार्कटिका वाला है। आगे चलिए। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत को सर्दियों के दौरान अपने आर्कटिक अनुसंधान अड्डों का संचालन करने की अनुमति नहीं है। मतलब भारत सर्दियों में नहीं कर सकता, ये भी गलत है। केवल पहला सही है, याद रखेंगे। चलिए आगे। यहां पर ध्यान रखेंगे वो यह है कि जो ये संधि हुई थी, याद रखेंगे, ये जो आर्कटिक रीजन के लिए जो सालवार ट्रीटी हुआ था, ये फरवरी 1920 में हुआ था, पेरिस में हुआ था। 20 में हुआ था। इसमें पेरिस, नॉर्वे, US, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और ब्रिटिश ओवरसीज डोमिनियन एंड स्वीडन है। अब भारत का ब्रिटिश जो ओवरसी है, तो ब्रिटेन का तो उस समय साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो भारत ऑब्वियस इसमें ऐसे ही आ गया। याद रखेंगे, भारत उसका गुलाम था भैया। तो ब्रिटेन केवल ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और एंड ब्रिटिश ओवरसीज डोमिनियंस, भारत तो था ही, तो भारत इसमें आ गया। 1920 का ही है। ठीक है, याद रखेंगे। अरे भैया, वहां पर हम लोगों ने जो पहला लॉन्च किया हुआ है वह है हिमाद्री। याद रखेंगे, हमारा जो चल रहा है वह हिमाद्री चल रहा है, और नॉर्वेजियन जो वहां पर सलवाइड में है, वहीं पर जो द्वीपों का समूह है, वहीं पर हमने स्टेशन बना रखा है। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे कि पहले जो था ना, द स्टेशन विच हैज प्रीवियसली ऑपरेटिंग अबाउट 180 डेज, पहले था कि 180 दिन तक ही हम केवल उसमें काम कर सकते हैं। अब हमारा रिमेनिंग सभी समय के लिए हम कर सकते हैं, ऐसा हो चुका है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत उनमें से कुछ एक में से देश है जो विंटर में काम कर सकता है। देखिए लिखा हुआ है, इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज टू ऑपरेट आर्कटिक बेस ड्यूरिंग द विंटर। सब नहीं कर सकते हैं भैया, भारत उनमें से कुछ देशों में से एक है। आगे देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। UNSC के बारे में कुछ बातें हैं, जरा देखा जाए। द UN सिक्योरिटी काउंसिल इज ओनली UN बॉडी विथ द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रिजोल्यूशन। मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एकमात्र राष्ट्रीय निकाय है जिसके पास प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है। बाध्यकारी प्रस्ताव, यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इसमें हिंदी में थोड़ा सा गलत है। यहां पर है इस एकमात्र अथॉरिटी है जो बाइंडिंग रिजोल्यूशन जो इशू कर सकता है, बाइंडिंग रिजोल्यूशन यानी बाध्यकारी। बिल्कुल सही बात। किसी और, क्योंकि देखिए कोई भी यूनाइटेड नेशन का यदि बॉडी है, यदि वो कोई रिजोल्यूशन लेकर के आता है, और UNSC यदि उसमें जो परमानेंट मेंबर कम से कम 5 वाले हैं, यदि वो उसमें वीटो यूज कर देता है, तो कितना भी कोई भी संस्था को भी पास करे, जनरल असेंबली कुछ पास करे, कुछ भी पास करे, वो पास नहीं हो सकता।
और ये एक ऐसा चीज है, इसका जो भी चीज निकलेगा वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, पहला बात। दूसरा, यूएनएससी कैन टेक एक्शन इन द सिचुएशन थ्रेटेंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वाजिब बात है, यूएनएससी एक्शन लेता है, जहां पर अशांति हो, युद्ध के क्षेत्र हो, वहां पर लेता है। आगे, ऑल द डिसीजन ऑफ यूएनएससी मस्ट बी अप्रूव्ड फ्रॉम जनरल असेंबली। क्या बेवकूफी है, आप भी कहेंगे सर बेवकूफी है ना, ऐसा कहीं नहीं होता है। यूएनएससी के जो भी निर्णय होते हैं उसके लिए आपको रजामंदी नहीं चाहिए, है ना, जनरल असेंबली का। ना 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 ना, जनरल असेंबली कोई भी निर्णय ले उसको जरूर चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की मर्जी। P5 में से यदि कोई भी एक देश मना कर देता है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल वाला जो परमानेंट मेंबर जिसको वीटो पावर है वो मना कर देता है, तब उनका रिजोल्यूशन खत्म हो जाएगा। इनके रिजोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। इनका रिजोल्यूशन पास हो गया, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ पास कर दिया, तो इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी महासभा की। ठीक है, आगे चलते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट जरा देखा जाए, अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईयूज जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ द प्रेफरेंस प्लस जीएसपी प्लस, यानी ईयू की, यानी यूरोपियन यूनियन की सामान्यकृत प्राथमिकता प्लस योजना, यानी एक नाम है इसका भैया, सामान्यकृत प्राथमिकता प्लस योजना, जिसको जीएसपी प्लस कहा गया है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंग्लिश में ज्यादा सही है यदि आप इसको पढ़ना चाहें। जनरलाइज स्कीम फॉर द प्रेफरेंसेस प्लस, पहला पॉइंट, पहला है इसमें कि यह विकासशील देशों को सतत विकास और सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन देगा, यानी कि इट गिव्स डेवलपिंग कंट्री अ स्पेशल इनिशिएटिव टू परस्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। तो बिल्कुल सही है, विकासशील देशों के लिए है, सस्टेनेबल विकास के लिए और सुशासन के लिए, यह सही है। दूसरा, द EU कट इट्स इंपोर्ट ड्यूटी टू 0 और मोर देन 2/3 टू द टैरिफ लाइन ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब यूरोपीय संघ इसके द्वारा क्या करेगा, विकासशील देशों से निर्यात की गई निर्यात के 2/3 से अधिक टैरिफ लाइन पर, आयातों पर कटौती करेगा। मतलब शून्य भी कर सकता है या 2/3 तक कम कर सकता है, डेवलपिंग कंट्री से यदि कोई चीज आ रहा है तो, अपने संबंध को डेवलपिंग कंट्री से अच्छा करने के लिए। तो यह भी सही है, इसमें ये दोनों चीज शामिल है। पहला बात, सतत विकास और सुशासन को बढ़ावा देना डेवलपिंग कंट्रीज में। दूसरा, हम बढ़ावा देंगे तो आपका सामान यदि हमारे यहाँ आएगा तो कुछ कट भी कर देंगे, 0 तक भी कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे, यूरोपियन यूनियन जैसा कि मैंने आपसे कहा वही है जनरलाइज, और ये क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशल इनिशिएटिव टू परस्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द ग्लोबल एंड गुड गवर्नेंस। वाजिब बात है, और इसके बिहाफ में यू क्या करेगा, उनके माल को थोड़ा और कम भी कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी GPAI। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर वैश्विक साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला लाइन जरा देखते हैं और समझते हैं। पहला है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है GPI का, बिल्कुल सही बात। दूसरा, द इनिशिएटिव एम टू ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑन द AI by the supporting cut-edge research and applied activities on AI related priorities। मतलब सीधे सी बात है, इस पहल का उद्देश्य AI के संबंध में प्राथमिकताओं पर आधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों का समर्थन करके AI पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को बांटना। अरे भैया, सीधी सी बात है, कुछ लोगों के पास केवल थ्योरी है, कुछ कंट्रीज के पास में, और कुछ बना करके प्रैक्टिकल, जैसे जापान है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, ये लोग बना करके रख दिए। तो ये जो प्रैक्टिकल और थ्योरी के बीच का गैप है, इसको भी कम किया जाए। वाजिब बात है, सब मिलकर के मदद करेंगे एक दूसरे की AI में आगे बढ़ने के लिए। तीसरा, GPAI समिट आर हेल्ड इन इंडिया एवरी ईयर। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि प्रत्येक साल भारत में होगा, ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या और बातें आपको जाननी है। पहला पॉइंट तो यह है कि ये जो इनिशिएटिव है ये 2020 में जून में आया था। 2020 में इसका एम क्या है, वही एक ब्रिज, एक सेतु का निर्माण करना है। थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच एक जो सेतु है उसको खत्म करना है, और एक ब्रिज बनाना है ताकि इन दोनों के बीच जो दूरी है वह खत्म हो सके। ठीक है, और एक बात ध्यान रखेंगे कि इसका जो फर्स्ट 3
तो GPI का जो समिट हुआ था वो मॉन्ट्रियल में हुआ था, पेरिस में हुआ था और टोक्यो में हुआ था। पहला मॉन्ट्रियल, दूसरा पेरिस 2000 और फिर टोक्यो। तो ये बात गलत है कि भारत में हुआ है। आगे चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, The International Energy Agency is a Paris-based autonomous governmental organization that provides policy, recommendation, analysis and data on the entire global energy sector. क्या ये सही है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, पेरिस स्थित, जो संपूर्ण वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र नीति की सिफारिशों, विश्लेषणों और डाटा को प्रदान करता है। बिल्कुल सही, एकदम सही है। दूसरा, भारत इसका सदस्य है। बिल्कुल गलत, भारत IAEA का मेंबर नहीं है, जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, IAEA अनुसंधान करता है कि देशों को 90 दिनों, अनुशंसा करता है, सॉरी, यह रिकमेंडेशन करता है कि सभी देशों को 90 दिनों के आयात सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त आपातकालीन तेल भंडार होना चाहिए। मतलब यह अनुशंसा करता है, रिकमेंड करता है कि किसी समय हो सकता है इंपोर्ट में कुछ दिक्कतें आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो इस परिस्थिति में सभी देशों के पास में 90 दिनों का भंडार तेल का होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा सही है, दूसरा गलत है, पहला भी सही है। देखिए यहां पर जान लीजिए, जो IAEA है ये स्टेब्लिश हुआ था 1993-94 में। उस समय विश्व में ऑयल क्राइसिस आ गया था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा बात है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड ऑन पेरिस में इसका रोल है। रोल मैंने बता दिया कि भैया इसमें जान लीजिएगा ये एक एडवाइजरी है, 30 मेंबरों का संगठन है, लेकिन बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी, परामर्श देता है। ठीक है, यहां पर याद रखेंगे कि इसके IAEA also act as policy advisor for its 30 member as well as non-member country, especially China, India and Russia। मतलब ये कुछ नॉन मेंबर को सलाह जरूर देता है, चाइना, इंडिया और रसिया जैसे देशों को, नहीं तो भारत जो है इसका मेंबर नहीं है। चलिए, कुछ चीजें बच गई है, आज यहीं तक रखते हैं। हम लोग फिर अगले क्लास में फिर मिलते हैं और फिर इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।